वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीए नेट के सेकेंड पेपर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ डेली अपलोड होती हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, तो इसीलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य शामिल करने होते हैं, हासिल करने होते हैं। दूसरा, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। तीसरा, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। चौथा, इसे राज्य और शक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो इसमें से पूछा है कि सहयोग का कौन सा तत्व नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब सहयोग में जो उद्देश्य को हासिल करने होते हैं उसके तरीके संगठित होते हैं, असंगठित नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण है? ऑप्शन है भूमि वितरण प्रणाली, दूसरा है नगर प्रवास, तीसरा है समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है अंतरपीढ़ी संघर्ष का कौन सा मुख्य कारण है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समय के बदलने के साथ मूल्यों में परिवर्तन। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ जो है मूल्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। अगली पीढ़ी जो हमारे मतलब नीचे की पीढ़ी है, उनके मूल्य और विचार कुछ और होते हैं, और जो अगली पीढ़ी होती है, नई पीढ़ी होती है, उसके मूल्य और विचार कुछ और होते हैं। तो इसलिए दोनों में मेल नहीं खाता है, जिसकी वजह से संघर्ष होता है। तो अंतरपीढ़ी मतलब संघर्ष का कारण मुख्य क्या है कि समय के बदलने के साथ साथ मूल्यों में जो परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, भील और मीणा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती हैं, यानी किस राज्य में रहती हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में भील और मीणा जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए, राजस्थान में इसके अलावा गार्सिया जनजाति और डामोर और सहरिया, ये जनजातियां भी राजस्थान में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जनजाति दी हुई है और दूसरे में उनके राज्य व क्षेत्र दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है खासी जनजाति। तो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेघालय में। फिर है दूसरा टोडा जनजाति, ये पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। फिर तीसरी है मुंडा जनजाति। तो ये मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। और चौथी है खोंड जनजाति, तो ये पाई जाती है ओडिशा में। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? पहला है सेलिया एस हेलर, दूसरा है जोसेफ टी हावेल, तीसरा है जी लेंस्की, चौथा है विल्बर्ट ई मूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी लेंस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदू समाज के वैचारिकी आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है लुई डूमा, तीसरा है सेलेस्टिन चार्ल्स ए बोगले, चौथा है ए एम होकार्ट। तो पवित्रता और अपवित्रता का विचार किसका था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई डूमा। देखिए, लुई डूमा की एक पुस्तक थी होमो हायरार्कीज। इसी पुस्तक में इन्होंने अपना जाति के संस्करण पर चर्चा की थी। मतलब जाति का जो इन्होंने विचार दिया था, इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था, जाति का संस्करण।
और इनका कहना था कि जो जाति का संस्करण है, यानी जातियों में जो संस्करण पाया जाता है वो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर होता है। यानी जो जातियाँ छोटी होती हैं, नीची होती हैं, उनको अपवित्र माना जाता है, और जो जातियाँ उच्च हैं उनको जो है पवित्र माना जाता है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? होमो हायरार्किस। ये बुक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। होमो हायरार्किस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कपरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है बी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, एल.पी. विद्यार्थी, इरावती कर्वे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कपरक तत्वों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.एस. गुहा। बी.एस. गुहा ने भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख तर्कपरक तत्वों यानी भारतीय प्रजातियों का सर्वाधिक आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार्य वर्गीकरण किया है। मतलब इनका जो वर्गीकरण है वो सबसे ज़्यादा मतलब स्वीकार्य माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है सभी के द्वारा। इन्होंने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। कितने भागों में किया है? 6। और वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं, पहला है निग्रिटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरा है मंगोलायड, चौथा है भूमध्य सागरी, पांचवा है पश्चिमी चौड़े शरीर वाले, ये वर्गीकरण भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो आप लोग अगर इसको याद नहीं है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। छठा है नार्डिक प्रजाति। तो इन्होंने 6 भागों में बांटा था, इनका ये वर्गीकरण पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है वो क्या कहलाता है? पहला है भारतीय विधा उपागम, दूसरा है सभ्यतागत उपागम, तीसरा है उपाश्रिता उपागम, चौथा है संघर्षवादी उपागम। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वह उपागम जो विभिन्न जातियों के लोगों की अधीनता की दशाओं के माध्यम से समाज को समझता है, यानी लोगों की जो दशाएं हैं, उनकी जो स्थिति है उसके माध्यम से समाज को समझता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपाश्रिता उपागम। उपाश्रिता उपागम को जो है सबल्टन पर्सपेक्टिव या फिर अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। और ये जो है ये निम्न स्तर के लोगों के अवलोकन या उनके अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें निम्न स्तर के जो लोग हैं उनका अवलोकन और उनका अध्ययन किया जाता है। और इस उपागम से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो मुख्य रूप से इस उपागम से बी.आर. अम्बेडकर जुड़े हैं। बी.आर. अम्बेडकर, और इसके अलावा रणजीत गुहा, और इसके अलावा डेविड हार्डीमैन। तो मुख्य रूप से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डेविड हार्डीमैन। तो ये सारे लोग जो है जो दलित जाति है या फिर जो निम्न जातियां हैं उनसे संबंधित अध्ययन जो करते हैं तो इस उपागम के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्जाति राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? ऑप्शन है संसाधनों का विषम वितरण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, जन शिक्षा, चौथा महिलाओं का सशक्तिकरण।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो इसमें पूछा है कि निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है, तो निर्जातीय राष्ट्रवाद में महिलाओं का सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है। संसाधनों का विषम वितरण होता है, या फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है, जन शिक्षा, ये सारे क्या हैं, ये सारे निर्जातीय राष्ट्रवाद के कारण हैं, जबकि महिला का सशक्तिकरण इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण की मूल प्रणालियां हैं? पहला है दास्ता, जाति, वर्ग तथा गांव। दूसरा है दास्ता, जाति, वर्ग तथा जागीर। तीसरा है दास्ता, जाति, वर्ग तथा नगर। चौथा है दास्ता, जाति, वर्ग तथा राज्य। तो इसमें से सामाजिक स्थिरीकरण की जो मूल प्रणालियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दास्ता, जाति, वर्ग और जागीर। ये चारों क्या हैं? सामाजिक स्थिरीकरण की मुख्य प्रणालियां हैं। और इन प्रणालियों को मुख्य रूप से किसने दिया था? टीबी बाटोमोर ने। टीबी बाटोमोर ने सामाजिक स्थिरीकरण की ये मुख्य प्रणालियां बताई थी, 4: जाति वर्ग, दास्ता और जागीरें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? पहला है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, दूसरी है आर्थिक असमानताएं, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नेतृत्व। तो क्वेश्चन में राष्ट्र निर्माण के पथ में बाधा पूछ रहा है, तो श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक असमानताएं ये दोनों बाधाएं हैं राष्ट्र निर्माण के पथ में, इसलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत का आलोचक है? यानी किंग्सले डेविस के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? ऑप्शन है लुई डूमा, एमएस ट्यूमिन, रॉबर्ट मर्टन, टालकट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमएम ट्यूमिन। एमएम ट्यूमिन ने किंग्सले डेविस के सामाजिक स्थिरीकरण को जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना की थी। देखिए, जो सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत है इसमें किंग्सले डेविस और जो विल्बर्ट मूर थे, इन दोनों ने जो है सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका जो सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत था वो प्रकारवादी था। डेविस और मूर इन दोनों ने दिया था। इनका एक लेख था, उस लेख का नाम था सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन ये आई थी 1945 में। इसी लेख में इन दोनों ने अपना जो है सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित प्रकारवादी सिद्धांत दिया था, और इनके अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण जो है ये प्रत्येक समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण को जो है प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है प्रत्येक समाज के लिए। किंग्सले डेविस एवं मूर ने इन्होंने प्रत्येक समाज के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है सामाजिक स्थिरीकरण को, और इसीलिए जो एम ट्यूमिन है इन्होंने इनकी आलोचना की है। और इनकी आलोचना ट्यूमिन ने इनकी एक जो पुस्तक थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन उसमें किया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये किसकी पुस्तक है? ये है ट्यूमिन की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसी में इन्होंने इन दोनों की आलोचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्थिरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एन. मदान, आंद्रे बेतेई। तो जाति के अध्ययन में सामाजिक स्थिरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंद्रे बेते ने। आंद्रे बेते ने जाति का जो अपना अध्ययन किया था सामाजिक स्थिरीकरण में, उन्होंने इसमें वेबरवादी यानी वेबर का जो प्रारूप मॉडल था उसका उपयोग किया। आंद्रे बेते जो थे इन्होंने दुर्खीम की तुलनात्मक विधि का भी मतलब उपयोग किया था। और इसके अलावा देखिए जो वेबरवादी प्रारूप मॉडल ये क्या है? तो वेबरवादी प्रारूप मॉडल ये भी एक तुलनात्मक विधि है, इसीलिए
इन्होंने मतलब आंद्रे बेते ने इसका उपयोग किया किसमें? कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर में आंद्रे बेते ने वेबर मॉडल को व्यवहार में लाया, मतलब उसका उपयोग किया। और इन्होंने मतलब इसका उपयोग किया और जाति को क्या बताया? जाति को एक परिस्थिति समूह बताया। आंद्रे बेते ने जाति को परिस्थिति समूह बताया। जिस तरीके से मैक्स वेबर बात करते हैं परिस्थिति की, उसी तरीके से आंद्रे बेते ने भी जाति में परिस्थिति समूह की बात की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन अध्ययन है, यानी सामाजिक स्तरीकरण जो है वो किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानताओं का। यानी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करता है, यानी समाज में जो असमानताएं हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, उसका अध्ययन कौन करता है? सामाजिक स्तरीकरण करता है। और सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है, बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं। तो जो प्रकारवादी सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण का, उसको मुख्य रूप से किसने दिया था? उसको मुख्य रूप से 3 लोग हैं जिन्होंने दिया था। अभी हमने देखा कि डेविस है, मूर, और इसके अलावा एक और है टालकट पार्सन्स। इन तीनों ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया। और इनके अलावा और भी लोग हैं, जैसे वेबर हो गए जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया है, फिर कार्ल मार्क्स हो गए, लॉयड वार्नर हो गए, इन्होंने भी सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया। लॉयड वार्नर इनका नाम है। वेबलेन, थर्स्टिन वेबलेन, इन्होंने भी सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रैंक पार्किन, फिर है माइकल यंग, इंडियन थिंकर में है योगेंद्र सिंह, तो इन सारे लोगों ने ही सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें से प्रकार्यात्मक सिद्धांत में हमारे टालकट पार्सन्स, विल्बर्ट मूर और किंग्सले डेविस हो गए, और अन्य में ये सारे हैं। और थ्योरी से जो है क्वेश्चन आता है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग थ्योरी ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन स्तरीकरण के विरोधी विचारक थे, यानी जो स्तरीकरण को नहीं मानते थे, मतलब नहीं चाहते थे कि समाज में स्तरीकरण हो। तो पहला है डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, जी लेंस्की। दूसरा है C.W. मिल्स, टालकट पार्सन्स, डेविस तथा मूर। तीसरा है मेल्विन ट्यूमिन, डेरेनडार्फ तथा कार्ल मार्क्स। चौथा है टालकट पार्सन्स, M. ट्यूमिन, डेरेनडार्फ। तो इसमें से कौन लोग थे जो स्तरीकरण को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब उसकी आलोचना करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेल्विन, M. ट्यूमिन, डेरेनडार्फ और कार्ल मार्क्स। तो ये तीनों लोग हैं जो ये स्तरीकरण की आलोचना करते थे, मतलब इनका कहना था कि समाज में जो स्तरीकरण है ये सही नहीं है, स्तरीकरण नहीं होना चाहिए। और इसीलिए M. ट्यूमिन ने भी डेविस एवं मूर की आलोचना की थी। डेरेनडार्फ ने भी संघर्ष का जो अपना सिद्धांत दिया है, कार्ल मार्क्स ने भी संघर्ष का सिद्धांत दिया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो स्तरीकरण की व्याख्या करते हैं उसमें ये बताते हैं कि स्तरीकरण की वजह से ही समाज में 2 वर्ग जो है वो उत्पन्न होते हैं और उनमें संघर्ष होता है। तो जो ट्यूमिन है ये जो है स्तरीकरण के प्रकारवादी आलोचक हैं, यानी ये स्तरीकरण का जो प्रकारवादी सिद्धांत है उसके आलोचक हैं। ये स्तरीकरण के प्रकारवादी आलोचक हैं ट्यूमिन। और इसके बाद जो ये हैं कार्ल मार्क्स हैं, तो ये क्या है? ये संघर्ष मतलब संघर्षात्मक प्रकारवादी हैं। संघर्षात्मक प्रकारवादी डेरेनडार्फ हैं। ये संघर्षात्मक प्रकारवादी के आलोचक हैं।
कौन है? डेहरेनडॉर्फ। और उसके बाद कार्ल मार्क्स जो हैं ये सामाजिक स्तरीकरण के विरोधी थे। तो कहीं ना कहीं ये तीनों लोग जो है स्तरीकरण का विरोध किसी न किसी रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है? ऑप्शन है पौराणिक पुरुष पूर्वज से, दूसरा है वास्तविक महिला पूर्वज से, तीसरा है पौराणिक महिला पूर्वजों से, चौथा है वास्तविक पुरुष पूर्वजों से, या फिर कृत्रिम महिला पूर्वजों से। तो खासी जनजाति क्या है? सबसे पहले तो जान लीजिए, खासी जनजाति जो है ये मातृसत्तात्मक है। ये एक मातृसत्तात्मक जनजाति है। ये अपनी जो है उत्पत्ति किससे मानती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानती है। खासी जनजाति की उत्पत्ति जो है ये पहाड़ियों पर रहने वाली महिला पूर्वजों से हुई है। ये पहाड़ियों पर रहती है खासी जनजाति और अपनी उत्पत्ति पहाड़ियों पर रहने वाली जो महिला पूर्वज हैं उन्हीं से मानती है। और खासी जनजाति कहाँ पे रहती है? ये मेघालय की है खासी जनजाति। और इसके अलावा जयंतिया जनजाति जो है ये भी मेघालय की है और पहाड़ियों पर ये लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो प्रतिशत पूछा है कि जनजातियों की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पंजाब में है। और यह जो है 2011 के अनुसार, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार। और संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक जनजातियां कहाँ पे हैं? वो है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। वैसे सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। इसमें लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं दिया है, लक्षद्वीप है। यहाँ पे जो जनजातियों की संख्या है वो 94.8% है। और सबसे कम पूछे तो वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में वो है 0.6%। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, सबसे कम यूपी में। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो फिर केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप का और सबसे कम है अंडमान निकोबार। सबसे कम। और इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या है वो कितना है? लगभग 10 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। एक सेकेंड, दस करोड़ है। एसटी का कुल जनसंख्या का ये 8.6% है। कुल जनसंख्या का यानी कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या किसकी है? एसटी की है, यानी अनुसूचित जनजातियों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए एल ड्यूमा द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया? ऑप्शन है संरचनात्मक, कार्यात्मक, द्वंद्वात्मक, संरचनावाद या फिर अंतरक्रियावाद। तो भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए लुई ड्यूमा द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद। लुई ड्यूमा जो थे ये फ्रांसीसी थे और इन्होंने भारत की जाति व्यवस्था का जो है विशेष रूप से अध्ययन किया था, उसको समझा था। और इनकी जो विचारधारा है वो
मूल्य व्यवस्था के आधार पर जातियों के संसरण का अध्ययन था। यानी इन्होंने मूल्य व्यवस्था के आधार पर जातियों के संसरण का अध्ययन किया था। और इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए संरचनावाद पद्धति का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, जुआंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है छोटा नागपुर, बस्तर, दार्जिलिंग, क्योंझर उड़ीसा, कुर्ग हिल्स। तो इसमें से जुआंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। यानी क्योंझर जगह है कोई, उड़ीसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बी.एस. गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने बताया था 6 प्रकार के। तो इन्होंने 6 मूल प्रजातियों का अध्ययन किया था, उसकी पहचान की थी और उसे वर्गीकृत किया था, यानी उसे 6 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलायड, भूमध्य सागरी, पश्चिमी चौड़े सिर वाले और छठवां नार्डिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं? ऑप्शन है डी.एन. मजूमदार, दूसरा है सी.एच. कूले, तीसरा है बीरस्ट्रीट, चौथा है केतकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी.एच. कूले। सी.एच. कूले किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी थी, प्राइमरी ग्रुप। और इनकी एक और जो थ्योरी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी आत्मदर्पण का सिद्धांत, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। और कूले जो है ये सांकेतिक अंतःक्रियावादी हैं। इन्होंने जाति की जो परिभाषा दी थी तभी उसमें इन्होंने कहा था कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? ऑप्शन है के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बाटोमोर, एस.सी. दुबे। तो जाति के बदलते प्रतिमान पर, यानी जाति का जो स्वरूप बदल रहा है उस पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है कि परिवर्तन जो हुआ है वो व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं, यानी विचारों में नहीं हुआ है, केवल व्यवहार में परिवर्तन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे जो है, श्यामाचरण दुबे, इन्होंने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन किया था। कमार जनजाति ये स्थानांतरित कृषि करती है। इसका इन्होंने अध्ययन किया था और इन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी कि जो परिवर्तन हुआ है वो व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नृजाति वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ऑप्शन है सहज बुद्धि वास्तविकता का, अनुभवजन्य वास्तविकता का, वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का, वास्तविकता निर्माण की सहज बुद्धि पद्धति का। नृजाति वैज्ञानिक जो होते हैं वो किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नृजाति वैज्ञानिक जो होते हैं वो वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का अध्ययन करते हैं। यानी नृजाति वैज्ञानिक जो होते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी इस शब्द से कौन संबंधित है, मतलब इसके मुख्य जो प्रणेता हैं वो हैं हेरोल्ड गारफिंकल। हेरोल्ड गारफिंकल
इन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का सिद्धांत दिया हुआ था। इसे हिंदी में लोक विधि विज्ञान कहते हैं। तो जो नृजाति वैज्ञानिक होते हैं, जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वास्तविकता का अध्ययन करते हैं, यानी वास्तविकता निर्माण की जो अनुभवजन्य पद्धति होती है उसका अध्ययन करते हैं। यानी जो एथनोमेथोडोलॉजी है ये फोकस करता है कि लोग कोई चीज़ कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं पे फोकस करता है। यानी लोगों की जो एक्टिविटी है उस पर फोकस करता है। यानी जो लोगों का कॉमन सेंस नॉलेज होता है उसमें जो है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो होते हैं ये यानी जो नृजाति वैज्ञानिक होते हैं ये इसमें खोजते हैं, कॉमन सेंस में ये जो नॉलेज होता है उसको खोजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक घटना, धार्मिक घटना, आर्थिक घटना, मनोवैज्ञानिक घटना। तो जाति को संरचनात्मक घटना के रूप में देखते हैं, इसके साथ साथ इसे किस और अन्य रूप में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक घटना। और सांस्कृतिक घटना के रूप में जाति को कौन देखता है? योगेंद्र सिंह। ये जाति को सांस्कृतिक प्रघटना के रूप में देखते हैं। सांस्कृतिक प्रघटना या सांस्कृतिक घटना में मतलब पवित्र अपवित्र की भावना जो होती है, पवित्र अपवित्र या उच्च दलित, जो उच्च दलित की भावना होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी सांस्कृतिक घटना में आ जाती हैं, जाति की जो सांस्कृतिक घटना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है? पहला है श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, दूसरा है नातेदारी संबंध, तीसरा है व्यावसायिक खेती, चौथा है लिखित धर्म। तो इसमें से कौन सा जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नातेदारी संबंध। नातेदारी संबंध जो है ये जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे संबंधों को नातेदारी कहा जाता है जो रक्त यानी ब्लड रिलेशन, इसके अलावा विवाह अथवा दत्तकता पर आधारित होते हैं। तो मेन रूप से हमारे रक्त और विवाह संबंध जो नातेदारी है यही माने जाते हैं, इसके अलावा अन्य में दत्तकता आ जाता है। तो जनजाति समाज में नातेदारी संबंध सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, रक्त संबंध पर आधारित और विवाह संबंध पर आधारित, और तीसरा दत्तकता पर आधारित। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करती हैं? ऑप्शन है जे मर्डाक, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, वी.एम. डांडेकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने कहा कि जातियों के ढांचे में जो वर्ग होते हैं ये जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। योगेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के 6 गांवों का अध्ययन किया था और बताया था कि जाति जो है जाति व वर्ग दोनों साथ साथ चलते हैं और जातियां जो हैं ये अब भी शक्तिशाली हैं। इन्होंने 6 गांवों का अध्ययन किया था योगेंद्र सिंह ने, और इसके बाद इन्होंने बताया था कि जाति और वर्ग दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन जातियां जो हैं अब भी शक्तिशाली हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतःजातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया? ऑप्शन है सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, जजमानी संबंध। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, जजमानी संबंध। W.H. वाइजर यानी विलियम वाइजर ने जो अध्ययन किया था वो इन्होंने जजमानी संबंध का किया था। देखिए इसके अलावा सबसे पहले जो जजमानी सिस्टम है यानी जो जजमानी व्यवस्था है इसका सबसे व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? तो वो किया था सबसे व्यवस्थित अध्ययन मेंडलबाम ने। इन्होंने सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का सबसे व्यवस्थित अध्ययन किया था मेंडलबाम ने। कब किया था? 1995 में। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सोसाइटी इन इंडिया। सोसाइटी इन इंडिया
ये इनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने मैंडरबाम ने सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था का, और विलियम वाइजर ने जो अध्ययन किया था, इनका जो जजमानी व्यवस्था पे अध्ययन था वो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण था। वाइजर का जो अध्ययन था, इनका जो दृष्टिकोण था वो प्रकार्यात्मक था। इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया था? इन्होंने यूपी के करीमपुर का अध्ययन किया था। और इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये इनकी बुक का नाम है, द हिंदू जजमानी सिस्टम। इसी में इन्होंने इसका जो है सिद्धांत दिया था जजमानी व्यवस्था का। कुल मिलाकर के जो विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था, इनका दृष्टिकोण जो प्रकार्यात्मक था, यानी ये जजमानी व्यवस्था को मतलब प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से मानते थे, मतलब उसे अच्छा मानते थे कि जो जजमानी व्यवस्था है ये समाज में जो है अच्छे के लिए है। मतलब इससे क्या होता है कि जो दोनों समूह है, मतलब जो सेवा देने वाला और सेवा लेने वाला दोनों ही जो ग्रुप है, ये जो है एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब एक दूसरे से फ़ायदा होता है दोनों का। तो इसलिए ये इसको समाज में जो है पॉजिटिव लेते थे। इसके अलावा जो इनके मतलब विरोध में थे वो थे ऑस्कर लेविस जो थे, इनका जो है दृष्टिकोण जो था जजमानी व्यवस्था पे वो संघर्षवादी था। मतलब वो जजमानी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि समाज में जजमानी व्यवस्था की वजह से क्या होता है, संघर्ष होता है। मतलब एक जो समूह है वो दूसरा जो ग्रुप है उसका क्या करता है, शोषण करता है, उनका ये कहना था। मतलब जो जातियाँ उच्च जातियाँ हैं जो सेवा लेती हैं, इनका कहना था कि जो जातियाँ सेवा लेती हैं वो जो निम्न जातियाँ हैं उनको अपनी सेवा नहीं देती हैं, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो उनका शोषण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? ऑप्शन है अभिजन, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास होता है। यानी वर्ग स्तरीकरण में कौन सा वर्ग सामान्यतः सुसंगठित नहीं है? तो वो है मध्यम वर्ग, यानी मिडिल वर्ग होता है, मिडिल क्लास होता है। क्योंकि मिडिल वर्ग में जो है, मध्यम वर्ग में सामान्यतः जो उच्च नीच का स्तरीकरण होता है वो देखने को मिलता है, और इनमें संगठन जो है वो असंभव है। यानी जो उच्च वर्ग होते हैं इनमें संगठन होता है, क्योंकि उच्च वर्ग का एक अपना अलग समूह होता है। अभिजन जो होते हैं इनका भी एक अपना अलग समूह है। निम्न वर्ग जो है वो भी निम्न ही है, सभी निम्न हैं, तो इनमें भी संगठन पाया जाता है। जो मध्यम वर्ग होता है तो इनमें क्या होता है कि कुछ लोग उच्च वर्ग के होते हैं, कुछ लोग निम्न वर्ग के होते हैं, मतलब मिला जुला रूप होता है, मतलब मिडिल क्लास जो होता है, तो इसीलिए इनमें जो है संगठन नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, का उल्लेख किया गया है? यानी जो 4 जातियां हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनको वर्ण कहते हैं, तो इनका उल्लेख ऋग्वेद के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के जो 10वां मंडल है उसमें एक प्रमुख सूक्त मंत्र संग्रह है, और इसी से इसका जो है वो वर्गीकरण किया गया है। और जो ये पुरुष सूक्त है इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए इसमें जो चारों वर्णों की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय जो है वो बाजुओं से, तो ये सारी चीज़ें, तो इसे वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कही गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस में गोटुल पाया जाता है? गोटुल क्या है? एक युवा गृह है, तो ये किस में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है, पहला भील, दूसरा है मुरिया, तीसरा है हो, चौथा है भोटिया। तो ये सारे जनजातियां हैं, तो इसमें से ये गोटुल जो युवा गृह है ये किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरिया जनजाति में। मुरिया और गौंड जनजाति में पाए जाने वाला जो युवा गृह होता है उसको गोटुल कहते हैं। यानी मुरिया के अलावा ये गौंड जनजाति में भी पाया जाता है गोटुल। गौंड जनजाति में भी जो युवा गृह है उसको भी गोटुल कहते हैं, और मुरिया में भी।
और वेरियर एल्विन ने इनकी एक पुस्तक थी द मुरिया एंड देयर घोटुल में लिखा है कि घोटुल जो है ये मुरिया जनजाति के सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है। और घोटुल में जाने वाले जो लड़के होते हैं उनको चेलिक कहते हैं और जो लड़कियां होती हैं उनको मोटियारी कहते हैं। लड़कों को क्या कहते हैं? लड़कों को चेलिक, यानी जो युवा गृह में लड़के लड़कियां जाते हैं शिक्षा के लिए तो अनौपचारिक रूप से, तो उनको लड़कों को चेलिक कहते हैं और लड़कियों को मोटियारी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।